बच्चों, अभी तक मैं क्लास 12 के फिजिक्स का 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। 4th चैप्टर है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। ये मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म है क्या, जरा सोचो। अभी से लगभग 2000 साल पहले इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बीच रिलेशन का एहसास हो चुका था, मगर अभी से 200 साल पहले लगभग 1820 में 1820 ईस्वी में डेनिश फिजिसिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक वायर लिया और वायर के नीचे एक कंपास, मैग्नेटिक कंपास रखा और वायर में करंट फ्लो कराया। तो उन्होंने पाया कि मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने करंट का डायरेक्शन चेंज किया और डायरेक्शन चेंज करने पर पाया कि इस बार भी मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट होता है, मगर अपोजिट डायरेक्शन में। फिर उन्होंने 3rd बार क्या किया कि इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाया, मैग्नीट्यूड बढ़ाया। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिफ्लेक्शन बढ़ता जाता है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो वह एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है अपने चारों तरफ, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हुआ है। उन्होंने यह भी पाया कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तब भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, मगर इस बार मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ था उसके उल्टा है, यानी रिवर्स है। यही वजह है कि मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट तो हुआ मगर अपोजिट डायरेक्शन में। उन्होंने यह भी पाया कि जब वे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे थे तो देखा कि डिफ्लेक्शन बढ़ता है नीडल में, और जब घटाते थे तो डिफ्लेक्शन घटता था। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट के फ्लो करने पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वह मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। और इस प्रकार से इस तीनों कंक्लूजन के बाद उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो बच्चों, यही है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। या इसका अर्थ यह हुआ कि जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में फ्लो करता है तो चार्ज फ्लो करता है, और चार्ज फ्लो करता है तो वह अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। इसी कारण से तो चैप्टर का नाम हुआ मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। ये ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था, इसको ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। अब देखो बच्चों, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पर एक फोर्स लगाता है। मान लो कि कोई चार्ज Q है जो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में प्रवेश कर रहा है और मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स का जो वैल्यू होगा, अगर वह फोर्स वेक्टर F है तो वेक्टर F इक्वल टू Q और ब्रैकेट के अंदर वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। उसको हम आगे बढ़ाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वेक्टर F इक्वल टू QVB साइन थीटा n कैप हो जाएगा। और यहाँ मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वह वेलोसिटी v के डायरेक्शन पर भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड B के डायरेक्शन पर भी परपेंडिकुलर होगा। हम जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर A एंड वेक्टर B, यानी
ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होता है वो वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक उसी प्रकार से वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होगा वह वेक्टर भी पर भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स exerted by the magnet on the moving charge is perpendicular to the direction of the velocity of the charge and perpendicular to the direction of the magnetic field B। दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर F इक्वल टू Q अब ब्रैकेट के अंदर वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी, यानी F इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा एन कैप। और इस फोर्स का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे मोड वेक्टर F तो वहाँ उधर हो जाएगा क्यू भी साइन थीटा और एन कैप का मोड निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा F इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा। धन्यवाद।